प्रणाम दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका कमल द राइजिंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपन राजनीति विज्ञान से संबंधी टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला टॉपिक अपन ले लेते हैं संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास से संबंधी अपन कुछ एमसीक्यू देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है अपना, भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज कौन सा ब्रिटिश अधिनियम है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी देखनी है अपन को कि यहाँ पर ये जो ब्रिटिश ताज हैं, ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला अधिनियम कौन सा है। तो ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला अधिनियम है, यहाँ पर ऑप्शन पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो भारत में लाया गया पहला एक्ट माना जाता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम और 1892 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर अपना राइट कौन सा है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, विलियम पिट। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे, जिसके समय 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत सर्वप्रथम पहली बार ये कहा गया था ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र, मतलब कि वह क्षेत्र जिन पर भारत में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था उनको सबसे पहले ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र नाम दिया गया पहली बार। कौन से एक्ट के अंतर्गत, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। तो ये भारत में ब्रिटिश ताज के स्वामित्व को दर्शाने वाला पहला एक्ट माना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत जो अंग्रेजों के कार्य थे उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक है वाणिज्यिक कार्य और दूसरा है राजनीतिक कार्य। दूसरे कौन से कार्य है, राजनीतिक कार्य। वाणिज्यिक कार्य और राजनीतिक कार्य। इन राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य थे और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैं वो अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो कार्य किए जाते हैं उसके राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण रखने का काम करती हैं। तो इसका गठन किया गया था, कब की गठन किया गया था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। और इसमें तीसरी बात यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश कार्मिक थे, इन कार्मिकों को विभिन्न प्रकार के उपहार लेने पर पाबंदी लगा दी गई है ना। कोई भी उपहार नहीं लेगा, तो उपहार लेने पर पाबंदी लगा दी गई। राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया है ना। और सर्वप्रथम भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र शब्द का उपयोग किया गया है ना। तो यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असुमेलित है। असुमेलित कथन को अपन को पहचानना है। असुमेलित कौन सा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बंगाल के गवर्नर को प्रधान सेनापति की शक्तियां सौंपी गई। बिल्कुल गलत है ये जो प्रधान सेनापति की जो शक्तियां हैं वो सौंपी गई थी 1786 के अधिनियम के अंतर्गत। कौन से अधिनियम के अंतर्गत, 1786 के अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को प्रधान सेनापति की शक्तियां सौंपी गई थी। और इसी अधिनियम के अंतर्गत एक और बात की गई थी। क्या बात की गई थी कि जो परिषद हैं, परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति भी यहाँ पर वायसराय को सौंपी गई थी। 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 के चार्टर एक्ट में कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से वेतन दिया जाने लगा है ना। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भारतीय कर्मचारी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य, इन सभी को जो वेतन दिया जाता था वो भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। किससे दिया जाने लगा, भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा।
1861 का भारत शासन अधिनियम, इसके अंतर्गत मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली गई। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली गई और इसके अंतर्गत सर्वप्रथम भारतीयों को विधि निर्माण में शामिल किया गया। भारतीयों का सहयोग है वो विधि निर्माण में लिया गया। और दूसरी बात इसमें कि इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, है ना। विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया गया और दूसरी बात कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अधिनियम के अंतर्गत दी गई? 1861 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। अगला है 1892 का भारत शासन अधिनियम, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया। बिल्कुल सही है ना। और इस अधिनियम के अंतर्गत ये जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई तो यहीं से भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है ना। तो प्रश्न पूछा जाए कि भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ कौन से अधिनियम से माना जाता है, तो वो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? 1892 का भारत शासन अधिनियम। तो यहाँ पर असुमेलित कौन सा है? पिट्स इंडिया एक्ट वाला, है ना, क्योंकि ये जो बात की गई है वो कौन से अधिनियम में की गई है? 1786 के अधिनियम के अंतर्गत की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको। 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, है ना। और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। कथन 2, संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांटा गया। बिल्कुल सही है, ये भी दोनों कथन सही है। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों को बांटा गया था। यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? कथन 1 व कथन 2 दोनों सही है। 1935 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम के अंतर्गत कुल धाराएं कितनी थी? तो 321 धाराएं थी। कुल धाराएं कितनी थी? 321। और इसमें कुछ अनुसूचियां थी। कुल अनुसूचियां कितनी थी? 10। कुल अनुसूचियां कितनी थी? 10। और यहाँ पर जितने भी विषय थे उनको 3 भागों में बांटा गया, है ना, जिसमें एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है। संघ सूची में इस समय 59 विषयों को शामिल किया गया था। राज्य सूची में इस समय 54 विषयों को शामिल किया गया था और समवर्ती सूची में इस समय 36 विषयों को शामिल किया गया था, है ना। और इस तरीके से अपना इस प्रश्न का उत्तर राइट कौन सा हो जाएगा? कथन 1 व कथन दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार के अंतर्गत कौन सा कथन असुमेलित है? किसके अंतर्गत? अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 1946 के अंतर्गत किया गया था अंतरिम सरकार का गठन। ये जो अंतरिम सरकार होती है वो गवर्नर की परिषद या वायसराय की परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत जो सदस्य थे जिनको मंत्रालय दिया गया था, जॉन मथाई को क्या दिया गया था? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम को क्या दिया गया था? श्रम दिया गया था। लियाकत अली को क्या दिया गया था? वित्त दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को क्या दिया गया था? गलत है, स्वास्थ्य नहीं दिया गया था। इनको क्या दिया गया था? शिक्षा। क्या दिया गया था? शिक्षा या कार्य, है ना, शिक्षा और कार्य इनको दिया गया था। किसको दिया गया था? राजगोपालाचारी को दिया गया था। ये जो गवर्नर की परिषद होती है, इसमें इसकी जो कार्यकारिणी होती है, इसमें पहला अध्यक्ष होता है वायसराय। कौन होता है? वायसराय। और इसका जो उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, है ना। तो उपाध्यक्ष कौन थे इसके? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे?
वायसराय खुद अध्यक्ष होते हैं इसमें, और ये वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं जो अंतरिम सरकार के सदस्य थे। और इसमें असुमेलित कौन सा हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी का संबंध किससे है? शिक्षा व कार्य से है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम कौन सा? 1919 का। के अंतर्गत कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को अपन को पहचानना है। 1909 के अधिनियम के अंतर्गत 1909 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों अधिकार दिए गए। बिल्कुल सही है ना। 1909 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को विधि निर्माण व प्रशासन दोनों के अधिकार दिए गए थे। केंद्रीय परिषद में विधि से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। इससे पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16, और 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 60 कर दी गई थी। मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। ये भी सही है ना। मुसलमानों को 1909 के अधिनियम के अंतर्गत अलग सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। ये गलत है ना। ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रावधान है वो 1919 के अधिनियम से संबंधित है ना। और इसके आधार पर 1926 में इसका गठन किया गया था। गठन कब किया गया था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का 1926 में गठन किया गया था। और इस समय अध्यक्ष बनाए गए थे रॉस बारकर। रॉस बारकर क्या थे? इस समय अध्यक्ष थे, है ना। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 4। अगला है कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित नहीं है? 1935 से संबंधित नहीं है। कौन सा कथन है? 1858 में गठित भारत परिषद को समाप्त किया गया। बिल्कुल सही है। भारत परिषद को 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। रेलवे प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, है ना। तो ये देखो, भारत में रेलवे की स्थापना तो 1854 से मानी जाती है ना, जो डलहौजी के समय प्रारंभ हुई थी मुंबई से थाना तक। लेकिन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। उड़ीसा एवं सिंध को नया प्रांत बनाया गया। ये भी सही है। और इसी समय बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, है ना। वर्तमान में म्यांमार जो बर्मा को भारत से क्या कर दिया? अलग कर दिया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था, है ना। ये गलत है, क्योंकि इसका संबंध 1935 के अधिनियम से न होकर किस अधिनियम से है? 1919 के अधिनियम से है ना। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है असुमेलित कथन का चयन कीजिए। असुमेलित कथन का चयन करना है अपन को। 1858 का भारत शासन अधिनियम किसके समय आया था? कैनिंग के समय। वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग के समय 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। बिल्कुल सही है। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, गवर्नर जनरल कौन था इस समय? मिंटो, है ना। वायसराय कौन था? मिंटो इस समय वायसराय था, और मार्ले इस समय भारत सचिव था। मार्ले कौन था इस समय? भारत सचिव था। 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, चैम्सफोर्ड इस समय कौन थे? वायसराय थे। और मॉन्टेग्यू कौन थे इस समय? भारत सचिव थे। मॉन्टेग्यू कौन थे इस समय? भारत सचिव थे। 1892 का भारत शासन अधिनियम कार्नवालिस, 1892 का भारत शासन अधिनियम कार्नवालिस के समय नहीं था। कार्नवालिस के समय कौन सा था? 1793 का चार्टर एक्ट, है ना। इसके समय कौन था? लेसडाउन। इसके समय कौन था? लेसडाउन था, है ना। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न है साइमन आयोग की रिपोर्ट 1930। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1930। साइमन कमीशन नियुक्त कब किया गया था? 1927 में, है ना। भारत कब आया? 1928 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1930 में, है ना। 30 में प्रकाशित हुई, जिसमें
सुझाव शामिल नहीं था। कौन सा सुझाव इसमें शामिल नहीं था? तो भारत में एकात्म की जगह संघीय व्यवस्था विकसित हो, है ना। इसने रिपोर्ट में कहा था कि भारत में जो एकात्मक शासन है उसके स्थान पर संघीय व्यवस्था को अपनाना चाहिए। इसलिए 1935 के अधिनियम में भारत को एक संघीय स्वरूप, अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया था। मताधिकार और विधानमंडलों का विस्तार किया जाना चाहिए, है ना। किसका विस्तार किया जाना चाहिए? एक तो मताधिकार का और दूसरा विधानमंडलों का। बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सुझाव साइमन कमीशन ने दिया था। द्वेष शासन का अंत किया जाना चाहिए, द्वेष शासन के अंत की बात साइमन कमीशन ने दी थी, ये भी बिल्कुल सही है ना। जो प्रांतों में द्वेष शासन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था उसको समाप्त करने का सुझाव साइमन कमीशन ने दिया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का विस्तार किया जाना चाहिए, है ना। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, मतलब ये एक प्रकार से अब शामिल नहीं है। तो ये कौन सा शामिल नहीं है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली विस्तार शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की सबसे ज़्यादा आलोचना की थी। क्या की थी? आलोचना, है ना। इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ था 1909 के अधिनियम में और 1919 के अधिनियम में इसका विस्तार किया गया था। और इस विस्तार पर चर्चा की थी किसने? साइमन कमीशन ने, और इसकी आलोचना की है ना। तो अपना राइट कौन सा हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न है 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में कौन सा कथन संबंधित नहीं है ना। नहीं कौन सा है वो पहचानना है। दास्ता का घोषणा पत्र, 1935 के अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र किसने कहा है? नेहरू ने, बिल्कुल सही है। योजना को पूर्ण रूप से सड़ी हुई बताया है किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1935 के अधिनियम की योजना को पूर्ण रूप से सड़ी हुई बताया है किसने? बताया है मोहम्मद अली जिन्ना ने। नया द्वेष शासन पुराने द्वेष शासन से भी बुरा है किसने कहा है? राजगोपालाचारी ने, बिल्कुल सही है। राजगोपालाचारी इसको कहते हैं कि नया द्वेष शासन पुराने द्वेष शासन से भी बुरा है। अविश्वास का प्रतीक किसने कहा है? मदन मोहन मालवीय ने नहीं कहा है, ये कहा है किसने कहा है? एटली ने। किसने कहा है? एटली ने, है ना। अविश्वास का प्रतीक किसने कहा है? एटली ने। मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा है? मदन मोहन मालवीय ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा है, क्या कहा है? कि यह अधिनियम भारतीयों पर क्या किया गया है? थोपा गया है। और थोपा गया है तो ये जो ऊपर से क्या दिखता है? जनतांत्रिक दिखता है। ऊपर से कैसा दिखता है? जनतांत्रिक, लेकिन अंदर से क्या है? खोखला है। अंदर से क्या है? खोखला है। और ये कहा है किसने? मदन मोहन मालवीय ने, कि जो 1935 का अधिनियम है वो भारत में जो थोपा गया है वो ऊपर से जनतांत्रिक दिखता है लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला है। ये कहा है किसने? मदन मोहन मालवीय ने। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? चौथा। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के सदस्यों में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है? क्लीमेंट एटली, एडवर्ड कैडगॉन, वर्नॉन हॉटशॉन और लॉर्ड बर्केनहेड। यहाँ पर कौन सा नहीं है? लॉर्ड बर्केनहेड, क्योंकि लॉर्ड बर्केनहेड उस समय कौन थे? भारत सचिव थे। कौन थे? भारत सचिव थे, है ना। भारत सचिव के पद पर थे। और इस समय जो वायसराय थे, कौन थे वायसराय इस समय? इरविन। कौन थे? इरविन इस समय वायसराय थे, है ना। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? लॉर्ड बर्केनहेड, है ना। इसके कुल सदस्य कितने थे? 7 थे, है ना। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और ये सातों 7 क्या थे? अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज। और ये सातों कौन थे? सर जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडगॉन, वर्नॉन हॉटशॉन, जॉर्ज लैन फॉक्स और डोनाल्ड हावर्ड, है ना। ये कुल मिला के कितने सदस्य थे? 7। और जिसके कारण इसको व्हाइट कमीशन कहा गया और इसका विरोध किया गया था। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।